जय हिंद एवरीवन। आज हम जानने वाले आज के बाद से अपने एमबीबीएस के बारे में, अपनी इंटर्नशिप के बारे में, भविष्य के बारे में प्रियंका क्या राय प्रियंका, आपने अभी इंटर्नशिप शुरू भी नहीं की है, आपका अभी सिर्फ सेकंड ईयर है। तो आपके सीनियर्स भी होंगे जो अभी इंटर्नशिप कर रहे होंगे, या आपने इंटर्न को देखा होगा, सुना होगा इंटर्नशिप के बारे में। तो आपकी क्या सोच है, क्या राय है और क्या उम्मीदें हैं इंटर्नशिप से? सर अभी तो हमारे कॉलेज का ये फर्स्ट बैच है जो अभी इंटर्नशिप कर रहे हैं। तो वो सबसे सुपर सीनियर है, हमारे सीनियर मोस्ट बैच है, तो उनसे तो हमारा बात वगैरह होता ही है, उनके लिए बहुत रेस्पेक्ट है हमारे दिल में। तो उनसे तो मतलब बात उनको देखा है मैंने कि कैसे नाइट शिफ्ट के लिए कैसे वो खाना खा के ही दौड़ पड़ते हैं, किसी का डे शिफ्ट मॉर्निंग मतलब बहुत बड़ा शेड्यूल वगैरह ऐसा रहता है। फिर मैंने भी ऐसे काफी यूट्यूब वगैरह वीडियो वगैरह भी देखे हैं कि कैसे इंटर्नशिप में कितने काम वगैरह होता है। लड़कियों का भी कभी कभी 24 घंटा 36 आवर्स भी कभी कभी ऐसा लगा देते हैं ड्यूटी ऐसा। तो मेरा तो ऐसा है कि पता नहीं उस टाइम कैसे करूंगी, लेकिन हाँ करना तो पड़ेगा ही। तो ठीक है, बहुत लंबा होगा, पता नहीं सोने होने का उस टाइम तो सोने होने का सारा शेड्यूल खराब होने वाला है। तो आप उस समय क्या सीखने या अनुभव करने की चाह रखते हैं? सर मैं तो यही सोचूंगी कि मुझे जितने पेशेंट मिलेंगे मैं उतने पेशेंट का मतलब अगर मेरे सीनियर बैच के पास भी रहे तो मैं जाके उनके पास से देख देख के सीखूंगी। मुझे अभी भी ऐसा मेरा ऐसा चलता है कि जब भी मेरा पोस्टिंग होता है तो मैं चाहती हूँ कि अगर एक ही पेशेंट का हिस्ट्री लेना होता तो मैं चाहती हूँ कि नहीं और भी दो तीन जो है उनका भी देख लेती हूँ जाके, क्या पता वहां पे कुछ और नया कुछ ऐसा होगा तो देखने को। तो मैं ऐसा चाहती हूँ, मैं ऐसा सोच के रखी हूँ कि जब पढ़ेगा तो मैं जितने हमारे सीनियर्स वगैरह जहाँ पे पीजी वगैरह भी रहेंगे उनके पास जाके जितना हो सके सीखने को जितना मिलेगा, जो जो देख के सीखने का मिलेगा मैं उतना सीखने की कोशिश करूंगी। और इंटर्नशिप खत्म होने के बाद आप क्या करने की चाह रखते हैं? सर अभी तो मैंने मतलब सोचा है कि एमडी करूंगी, तो एम्स से ही करूंगी। अब मतलब मन है एम्स से, अभी तो सिलेक्ट भी होना पड़ेगा नीट पीजी देने के बाद। तो देखती हूँ उसमें अगर मतलब मेरा अभी तो मन है कि मैं मेडिसिन लेके करूँ, जनरल मेडिसिन। और उसके बाद मुझे गेस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट का मतलब स्पेशलिस्ट बनना है। मतलब आप सिर्फ स्पेशलाइजेशन ही नहीं, सुपर स्पेशलाइजेशन की भी चाह हाँ तो रहे हैं, वो भी गैस्ट्रोलॉजी में। हाँ तो हाँ। जनरल जनरल मेडिसिन में मतलब मैंने सोचा है कि एमडी करने का। तो अभी भी वो लक के ऊपर है, पता नहीं उसमें सीट मिलेगा या नहीं वो भी। जनरल मेडिसिन विषय में स्पेशलाइजेशन करने की कोई खास वजह? सर है, मेरे घर में ज्यादातर हम लोग को वही प्रॉब्लम है। और मैंने देखा है लोगों को भी आजकल का जो लाइफस्टाइल बिगड़ा है, जो लोग इतना बाहर के खाना वगैरह खा रहे हैं, तो मेन प्रॉब्लम तो आजकल लोगों का यही है कि लीवर में प्रॉब्लम है, गॉल ब्लैडर में स्टोन है, पेनक्रियास में प्रॉब्लम है, तो कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम मतलब ज्यादातर वही प्रॉब्लम मैंने देखा है कि यही सब मतलब जनरल प्रॉब्लम्स तो यही सब रहते हैं सर किसी का भी। और मेरे घर पे स्पेशली मैंने देखा है कि हम सबका यही प्रॉब्लम है, मेरा खुद का ही गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया था। तो मैं सोचती हूँ कि उस चीज के लिए ज्यादा मुझे मतलब क्लिनिशियन में वो और ज्यादा सीखने वगैरह को मिलेगा, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं उसमें करूँ ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा पेशेंट को ट्रीट कर पाऊँ। अब ऐसा तो नहीं कि हर पेशेंट सारे पेशेंट का तो जरूरी नहीं कि कार्डियक में मतलब कार्डियक्स में प्रॉब्लम होगा या किसी को डायबिटीज ही होगा। डायबिटीज तो हाँ, डायबिटीज तो अभी बहुत ज्यादा है। तो फिर भी मतलब मेरा ऐसा मन है मेडिसिन में ही करने का। जब आप अपने घर वालों से बात करते हैं, अपनी उम्मीदें बताते हैं उनसे, तो उनकी क्या राय होती है, उनकी क्या प्रतिक्रियाएं होती है? सर मैं कभी कभी घर पे बोल देती हूँ कि मैं एमडी यहाँ से करूंगी फिर डीएम उधर से करूंगी, फिर मुझे थोड़ा बाहर जाके भी मतलब मतलब एक वो होता है ना कुछ फेलोशिप वगैरह करते हैं, तो हम्म। ऐसा करने का मन है। मतलब मेरा तो पहले मन था कि मैं जो डीएम है वो बाहर से करूँ, लेकिन बाद में वाह। मुझे मैंने ऐसा मतलब। मतलब इंडिया के बाहर, अब्रॉड से। लेकिन बाद में ऐसा मुझे इन्फॉर्मेशन ऐसा मैंने देखा कि जो हमारे इंडियन गवर्नमेंट है वो डीएम मतलब जो है सारी इंडियन के ही वो लोग वो करते हैं, उनके पास वैल्यू मतलब बाहर से करके आएंगे तो उसमें नहीं हो पाई। लेकिन हाँ, प्राइवेट में बहुत स्कोप है, अगर उधर से करके आ गए तो प्राइवेट में तो बहुत ही ज्यादा स्कोप है, प्राइवेट वाले तो बहुत वो करेंगे, लेकिन गवर्नमेंट में नहीं मानते हैं। तो अब तो जितना भी हो जाए करना तो यहीं पे है। और गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट ही होता है चाहे प्राइवेट में जितना भी वो हो जाए, लेकिन गवर्नमेंट जॉब तो एक अलग रहता है। तो अभी तो सोच के रखा है कि डीएम इधर से, तो घर वाले को जब बताती हूँ कि इतना बाहर बाहर जाना है मुझे, तो घर वाले बोलते हैं कि देखो जो करना है पास में ही रह के करो, क्योंकि तुम मतलब ज्यादा दूर मतलब घर वालों को एक टेंशन रहता है कि नहीं अकेले चली जाएगी कैसे क्या होगा ये वो। तो जैसा आपने कहा कि आप एमडी करना चाह रहे हैं जनरल मेडिसिन में,
तो एमडी उसके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन एंट्रेंस एग्जाम देनी होगी, हुँ। मगर उम्मीद करता हूँ कि आपका तुरंत ही सिलेक्शन हो जाए जैसे ही आप इंटर्नशिप क्लियर करते हैं। अगर नहीं हुआ तो आपने क्या इसके लिए कोई अल्टरनेटिव या पर्याय रखा है? सर अभी तो मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा है, अगर नहीं हुआ फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं, मतलब मैं पूरा कोशिश तो करूँगी कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो जाए। अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हो पाया तो ऐसे सर मेडिकल ऑफिसर करके ऐसा कुछ आता है हम लोग का, वो वैकेंसी ऐसा निकलता है, एमबीबीएस करने के बाद जॉइन कर सकते हैं। तो वैसा जॉइन करके मैं फिर से पीजी का स्टार्ट मतलब प्रिपरेशन स्टार्ट करूँगी एंट्रेंस एग्ज़ाम देने का। तो वैसे ही मेडिकल सोच के रखा है। मेडिकल ऑफिसर किसी वैद्यकीय महाविद्यालय में या पीएचसी पर? ये तो मुझे मतलब इतना सर एक्चुअली मुझे नॉलेज भी नहीं है अभी उसके बारे में इतना, तो मैं देखती हूँ क्या होता है। अभी तो इतना सोचा भी नहीं है। पहले अभी तो सब मैं यही सोचती हूँ कि पहले सेकंड फर्स्ट ईयर पास कर लूँ, फिर सेकंड ईयर पास कर लूँ। तो जब आप फाइनल ईयर तक पहुंचोगे, इन आने वाले मेडिकल के सालों के लिए आपको क्या उम्मीद है? आप सर क्या सीखना चाहते हैं? आप क्या हासिल करना चाहते हैं? फर्स्ट ईयर में तो हम लोग का सिर्फ प्री क्लिनिक जो सब्जेक्ट्स था वही था कि बस हम लोग पढ़ाई ही करते, बुक्स में ही रहते थे और जो प्रैक्टिकल्स वगैरह थोड़ा बहुत होता है। तो सेकेंड ईयर से तो हमें थोड़ा एक्सपोज़र मिला है, पेशेंट्स को देखने का, पेशेंट के पास जाने का, पूछने का। तो मैं तो यही सोचती हूँ कि पोस्टिंग जितने हैं सारे मैं मतलब नहीं होता है अटेंड सारे, कभी-कभी मिस हो जाते हैं। लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं सारे पोस्टिंग्स अटेंड करूँ, ताकि मुझे जितना दिस क्योंकि जितने मुझे पेशेंट से एक्सपोज़र मेरा होगा, जितने पेशेंट से मैं मिलूँगी, उतना मुझे पता चलेगा कि नहीं ये ऐसा-ऐसा बीमारी है, ऐसा-ऐसा कंडीशन हो सकता है, इस बीमारी में ये सिम्पटम्स दिख सकता है, ये साइंस दिख सकता है। तो वो सब सीखने के लिए मैं मतलब मैं इतना पूरा अपना कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्लिनिकल पोस्टिंग्स में जाऊँ, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा सीखूँ, कैसे क्या होता है, क्या नहीं होता है। हमारे सीएफएम पोस्टिंग में हमें फैमिली एडॉप्शन के लिए लेके जाया जाता है, वहाँ पे जाके ज़्यादा से ज़्यादा जाऊँ, सीखूँ। जि मतलब मैं तो यही सोचती हूँ कि जितना ज़्यादा पेशेंट से बात करूँगी, जितने लोगों से मिलूँगी, उतने लोगों से ज़्यादा मुझे मतलब सीखने को मिलेगा। आप उन लोगों के बारे में क्या सोचते हैं या क्या राय रखते हैं जो लोग एमबीबीएस करने के बाद अपना जो पेशा है, वैद्यकीय पेशा छोड़ देते हैं? जैसे कि कोई महिला है वो गृहिणी बन गई या कोई ब्यूटी पीजेंट बन गई है अ, या मेल्स में आप देखेंगे तो कोई पॉलिटिशियन बन गया, कोई बिजनेसमैन बन गया। तो इन हुँ। लोगों के बारे में आपकी क्या राय है? सर, अब किसी का अगर सोच बदल के फिर कोई कुछ जॉइन कर लेता है, तो उसपे तो उनका वो पर्सनल लाइफ़ है, तो हम तो ऐसे कुछ बोल नहीं सकते हैं। लेकिन मेरा मानना यही है कि अगर अगर मैं ये चूज़ की हूँ, तो कुछ तो चूज़ करके की हूँ। ऐसा नहीं कि मैं किसी के दबाव में आके की हूँ या करियर बस सेट करना था इसलिए आके मैंने ये कर लिया या घरवालों के प्रेशर में मैंने किया। कि मेरा करने का एक सोच है कि नहीं इस सोच के लिए मैं ये प्रोफ़ेशनल यूज़ कर मतलब जॉइन कर रही हूँ। कि ऐसे मुझे पेशेंट को ट्रीट करना है, मुझे क्लिनिशियन बनना है, अच्छा क्लिनिशियन बनना है। तो बाकी लोग भी शायद यही सोच के जॉइन करते होंगे और कुछ-कुछ होते हैं जो फैमिली प्रेशर में आके कर लेते हैं। बहुत ही जैसे हमारे क्लास में भी ऐसे बहुत लोग हैं जो फैमिली प्रेशर में आके किए। तो शायद वैसे लोग अगर बाद में अपना वो ये छोड़ के कहीं और बनने जा कुछ और बनते हैं, तो ठीक है, जो लोग प्रेशर में आके बने। लेकिन जो लोग पैसे के पीछे अगर वो कुछ ऐसा चेंज वगैरह कर रहे हैं, तो उनके लिए मतलब मुझे वो चीज़ सही नहीं लगता है कि आप किस अगर ऐसा है तो आपको पहले ही जानना चाहिए था कि ये क्या प्रोफ़ेशनल है। पहले आप यही नीट क्लियर करने के लिए इतना ज़्यादा वो किए हैं तो और अब जब पता चल रहा है कि इतना कुछ ऐसा है तो फिर आप छोड़ रहे हो, वो मेरे लिए सही नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो फैमिली प्रेशर में आके करते हैं। उनका कोई मन नहीं रहता है, लेकिन फैमिली प्रेशर में आके उनको करना पड़ता है। फिर अगर वो जाके छोड़ रहे हैं तो उनके लिए तो मैं कुछ नहीं बोलूँगी कि ठीक है, उनका भी तो कुछ अपना लाइफ़ है, वो चूज़ कर सकते आप किस तरह के डॉक्टर बनना चाहते हैं? चाहे फिर वो पढ़ाई में हो, नैतिकता, एथिक्स या फिर अपने व्यवहार में, पर्सनैलिटी में? सर, मैं तो यही सोचती हूँ कि भगवान मुझे आज जहाँ पे रखे हैं अगर ऐसा चीज़ में लाए हैं और अगर इससे मतलब भगवान की दया से अगर मैं इससे भी ज़्यादा ऊपर बन पाऊँ, अच्छी मतलब ज़्यादा नाम कमा पाऊँ, उससे मुझे वो नहीं है। अब अगर अच्छा जितना अच्छा डॉक्टर बनूँगी लेकिन मैं वो होता है ना डाउन टू द अर्थ रहना, मैं वैसे ही रहना चाहती हूँ। मैं कभी अपने एथिक्स को नहीं छोड़ूँगी। मतलब ये थोड़ा इधर करना, ये गोलमाल करना, काफ़ी चीज़ें होता है। लोग तो इस प्रोफ़ेशनल में भी आके बिज़नेस खेलने लग जाते हैं।
लेकिन मेरा वो कोई इच्छा नहीं है कि मैं ऐसा कुछ करूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि कोई नहीं देख रहा है, लेकिन वो ऊपर वाला देख रहा है बैठ के, वो तो देखेंगे और वो तो बाद में बेटा उसका तो मिलेगा बाद में सज़ा जो मिलना है। तो मेरी बुआ भी यही बोलती है कि जो भी करना अपना ईमान छोड़ के मत करना। और कुछ और कितना भी ऊपर उठ जाऊँ, कितना भी ऊपर क्यों ना उठ जाऊँ, लेकिन वो जो एक घमंड चीज़ है, एटीट्यूड है कि नहीं मैं तो यहाँ हूँ, तुम यहाँ हो, तो वो चीज़ कभी अपने मन में नहीं आना चाहिए। एक बार अगर वो मन में आ गया कि नहीं मतलब अपने ऊपर एक हम चीज़ जो होता है, एटीट्यूड जो है, अगर वो चीज़ आ गया, तो उसके बाद भगवान वहाँ से लेके नीचे उतारने में समय भी नहीं लगाते हैं। तो ये चीज़ मतलब मेरी बुआ हमेशा अभी भी फ़ोन करती हूँ कभी-कभी तो मुझे यही सिखाती है कि देख लोग बहुत लोगों का रहता है, लोग बस जब बहुत ऊपर कुछ बन जाते हैं, बहुत बड़े कुछ बन जाते हैं, उनका अलग ही घमंड रह जाता है। गरीब लोगों को देख नहीं पाते हैं, लोगों को देख के लोगों का ह्यूमैनिटी चला जाता है। पैसे के आगे लोगों का ह्यूमैनिटी चला जाता है, वो कभी नहीं जाना चाहिए तेरा। तू जहाँ है सोचना आज तू कहाँ से निकल के गई है, तू भी एक दिन वहीं पे थी। तो वो कभी भूल अपना जो रूट्स होता है हमें वो कभी नहीं भूलना चाहिए। आज मैं एक गाँव की लड़की हूँ और मैं अब टाउन में शहर में रहने रहूँगी, फिर अपना सब कुछ चेंज कर लूँगी, फिर गाँव के लोग के देख के मैं अलग-सा मुँह बनाना ऐसा मतलब मैं देखा है वैसे भी लोग करते हैं, टाउन के लोग करते हैं, मेरे साथ ही ऐसा हुआ है। तो वो चीज़ मैं नहीं कभी करूँगी। मैं अपने रूट्स कभी नहीं भूलूँगी कि मैं कहाँ की हूँ, कहाँ से आई हूँ। आज भी मैं अगर जब जाती हूँ तो ऐसे बहुत रिस्पेक्ट करते हैं मेरे गाँव में क्योंकि मैं फर्स्ट डॉक्टर वहाँ से हूँ। तो वो लोग मुझे बहुत मतलब अभी से वो लोग मुझे डॉक्टर डॉक्टर करके बुलाते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। लेकिन मैं उनसे पूरा ऐसे लीनिएंटली एकदम कॉमन पीपल के जैसा मैं बात करती हूँ कि कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। मेरा तो यही बात है कि वो अगर वो भी मतलब मेरा ये है कि वो भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ। तो उसके साथ ये मैं बड़ी हूँ, ये हूँ, वो सब मेरे अंदर नहीं है और मैं अब कभी अपने एथिक्स नहीं भूलूँगी। जो करना है अपनी ईमानदारी से करूँगी। आपकी नज़र में एक डॉक्टर के लिए असली सफलता क्या होती है और क्यों? सर डॉक्टर डॉक्टर को भगवान कहा जाता है। अगर भगवान है, अगर कोई दिखने वाला भगवान है तो वो एक डॉक्टर है। क्योंकि जब पेशेंट बहुत ज़्यादा सीरियस किसी भी ऐसा कंडीशन में आ जाता है तो उसके घर वाले भी आपको मतलब एक डॉक्टर को भगवान ही मानते हैं कि आप कैसे भी बस मेरे घर इनको बचा लीजिए। तो मतलब जीता जागता अगर कोई दिखता है भगवान है तो वो एक डॉक्टर ही है। तो एक डॉक्टर्स को कभी भी पैसे के लिए, लालच के लिए ये सब नहीं करना चाहिए कि नहीं आप ये थोड़ा मतलब होता है कुछ-कुछ डॉक्टर्स मैंने देखा है मतलब टीवी मूवी में भी ये सब चीज़ें दिखाता है कि पैसे के लिए ऐसे मतलब लोगों को ब्लैकमेल करना वगैरह बहुत कुछ होता है। एक सही डॉक्टर, सक्सेसफुल डॉक्टर मेरे नज़र में वही है जो लोगों का ट्रीट करे, बहुत जितना से जितना ज़्यादा ट्रीटमेंट दे उनको। अगर कोई नीडी है, बहुत ज़्यादा गरीब है, उसके लिए मदद करे उसका। और लोगों को जिस दिन सर अपने हाथों से किसी का जान बचा लूँ, उस दिन तो मतलब उस दिन मेरा वो पूरा हो जाएगा सपना कि नहीं, उस टाइम तो एक होता है सर हाँ, मतलब कुछ तो किया है जीवन में, ऐसा आना चाहिए उस टाइम। क्या आपको लगता है कि अभी तक के आपके जीवन काल में आप सफल रह पाई हैं? सफल सफल तो नहीं मतलब ठीक है, अभी तो उतना करियर अभी पूरा उसमें नहीं पहुँची हूँ, अभी तो मैं कर ही रही हूँ। लेकिन इस चीज़ का मैं मुझे अपने अंदर मतलब अपने ऊपर से एक गर्व है कि मेरी बुआ ने जितना मेरे ऊपर लगाया है, कि मुझे जितना मतलब पढ़ाया-लिखाया, उसको मैंने वेस्ट नहीं किया है। जहाँ जैसे किया है, जिसमें जाके एग्ज़ाम दिया, हो गया सिलेक्शन, आज अगर यहाँ पे हूँ, तो शायद उसने जो मुझ पे बचपन से जो अपना वो दिया क्योंकि सर उसका तो ऐसा कोई नहीं था, उसका तो कोई वो नहीं था मतलब कि उसका दायित्व नहीं था मुझे पालने का, पोसने का, यहाँ तक लाने का। लेकिन फिर भी उसने मेरे लिए इतना कुछ किया है, तो आज मैंने उस चीज़ को वेस्ट नहीं किया है। मैं हूँ, कहीं पे तो हूँ, तो उस चीज़ के लिए जैसा आपने कहा कि आपको अगर मौका मिले तो विदेश भी जाना चाहेंगे हायर स्टडीज़ के लिए हुँ, फेलोशिप वगैरह के लिए आपने कहा। हुँ। तो ये जो फेलोशिप है, ये आप सिर्फ फेलोशिप ही करना चाहेंगे या फिर कुछ रिसर्च वगैरह भी करना अगर मौका मिले तो? सर, रिसर्च वगैरह जैसे हमारे कॉलेज में हमारा एक कमिटी है, मेटास्टेसिस नाम है उसका। तो उस चीज़ में हमारे हर एक चीज़ का कमिटी से एक रिसर्च कमिटी भी है। तो मैं अभी से ही ट्राई कर रही हूँ ये सब रिसर्च वगैरह में घुसने का चांसेस अगर मुझे मिल जाए तो। तो मैंने अभी वो भी जॉइन किया है रिसर्च कमिटी मेटास्टेसिस में तो अपने कॉलेज से और यहाँ पे जो भी ऐसा मतलब काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसा टाइम मतलब ऐसा मिलता है हम लोग को रिसर्च वगैरह करने का वो। तो उसमें अभी तो मैंने फर्स्ट ईयर में तो नहीं किया था, एसटीएस कहते हैं उसको।
लेकिन इस बार मैं सोच रही हूँ कि इस बार करूँगी। तो फर्स्ट ईयर शायद एमबीबीएस से ही शुरू हो जाता है सर वो रिसर्च वगैरह करने का, तो मैं अभी से ही करने की कोशिश कर रही हूँ और बाहर जाके भी अगर मौका मिलेगा तो मैं करूँगी। वैसे आपको किस क्षेत्र से ज़्यादा दिलचस्पी है? आप क्लिनिकल साइड जाना चाहेंगे, प्राइवेट प्रैक्टिस करना चाहेंगे या खुद का क्लिनिक खोलना चाहेंगे या किसी पीएचसी पे जॉइन होकर गाँव में सेवा देंगे या फिर रिसर्च या पब्लिक हेल्थ या टीचिंग, एकेडमिक्स ऐसे किस क्षेत्र में अपने आप को सर मुझे वो एकेडमिक्स टीचिंग उस लाइन में नहीं जाना है, मतलब मुझे थोड़ा मतलब ये बच्चों को जाकर पढ़ाना वो मुझे थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि मैंने अपनी बुआ को देखा है कितना ज़्यादा बकना पड़ता है, कितना ज़्यादा समझाना पड़ता है, अपने प्रोफेसर्स को भी देखा है। मतलब मेरा मन है क्लिनिशियन बनने का। मैं जितना ज़्यादा पेशेंट से मिलूँ, जितना ज़्यादा उनको ठीक कर पाऊँ, मैं प्राइवेट प्रैक्टिस करने का तो सोची हूँ, अभी पता नहीं आगे चल के देखते हैं क्या होता है। लेकिन पहले तो मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल ही जॉइन करूँगी और उसके बाद अगर मौका मिले अगर ऐसा प्राइवेट प्रैक्टिस वगैरह करने का तो मैं करूँगी, लेकिन बनूँगी तो क्लिनिशियन ही। आपने न्यूज़ में देखा होगा कि अ, कभी किसी को मार दिया किसी मेडिकल कॉलेज में, आपके नहीं या किसी और, कहीं न कहीं आप पूरे देश में ये न्यूज़ बन जाती है कि किसी डॉक्टर ऑन ड्यूटी को मार दिया कुछ लोग आकर। इसके बारे में आप क्या राय रखते हैं? सर मैंने देखा है कि काफ़ी बार जो पेशेंट के साथ आते हैं, उनके अटेंडेंट मतलब उनके साथ जो आते हैं पेशेंट को लेके उनके घर वाले, परिवार वाले, अगर पेशेंट को कुछ हो जाए या डेथ भी हो जाए तो वो लोग डॉक्टर्स के ऊपर ही भड़क जाते हैं। बट ऐसा कभी नहीं होता कि किसी डॉक्टर ने जानबूझकर पेशेंट का जान ले लिया, क्योंकि एक डॉक्टर तो हमेशा यही चाहते हैं कि मैं उस पेशेंट को कैसे भी करके ठीक कर दूँ। तो अगर उनका डेथ हो रहा है तो इट डज़न्ट मीन कि इसमें कोई मतलब डॉक्टर की कोई गलती है या ये तो ठीक है, मैं उस टाइम ये मैं पूरे पेशेंट के जो घरवाले होते हैं उनको भी मैं दोष नहीं देना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने भी अपने को कुछ खोया है उस टाइम में। तो उस टाइम उनका भी एक वैसा मूड हो जाता है, लेकिन फिर भी उस चीज़ में उनको कंट्रोल रखना चाहिए कि नहीं उसमें डॉक्टर का कोई गलती नहीं। अगर आप लेके आ रहे हैं तो हम भी कोशिश करते हैं कि नहीं हम जितना हो सके उतना बचाने की कोशिश करते हैं पेशेंट का। हम मतलब किसी डॉक्टर का वो इंटेंशन नहीं रहता है कि नहीं मुझे इसको मारना है। डॉक्टर्स तो है ही जान बचाने के लिए। लेकिन ये जो लोग ऐसे कर देते हैं मुझे लगता है कि थोड़ा मतलब इस चीज़ में कंट्रोल लाना चाहिए। तो इस सिलसिले में आप आम जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? सबको मैं यही बोलूँगी कि हम डॉक्टर्स हैं, हमारा पहला मोटिव यही है कि हम पेशेंट का जान बचाएँगे। हम पेशेंट के लिए ही यहाँ पे बैठे रहते हैं। हाँ, पैसा पैसा वगैरह ये सब ज़रूरी है, लेकिन मेन तो हमारा यही काम है कि हम पेशेंट का जान बचाएँ। तो हम जितना हो सके हम उतना ट्राई करते हैं, उतनी कोशिश करते हैं कि इस पेशेंट को कैसे भी बचा लें, इस पेशेंट का ये जो ये बीमारी है इसको ठीक कर दें। हमने कभी क्योंकि हमें किसी से पर्सनल दुश्मनी तो है नहीं वहाँ पे, कोई भी पेशेंट आएगा ऐसा तो नहीं कि उसके साथ मेरा कोई पर्सनल दुश्मनी है कि मैं उसके साथ निकाल लूँगा ऐसा-वैसे। तो ऐसा तो हमारा कुछ है भी नहीं, हम जितना कोशिश करते हैं कि उसको बचाने का ही कोशिश करते हैं। तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप वायलेंट हो जाए डॉक्टर्स के ऊपर, या आपको भी उस टाइम सिचुएशन समझना चाहिए। अगर इतना हाँ, समझने का ही वो नहीं रहता है तो फिर आने में भी वो क्या ही बोलूँ। ऐसी ऐसे हादसे सिर्फ हमारे ही नहीं, किसी और मेडिकल कॉलेज में भी ना, इसके लिए कौन जिम्मेदार है ऐसा आपको लगता है? या क्या एहतियात बरतने चाहिए आपके हिसाब से? चाहे फिर वो पेशेंट लेवल पे हो, डॉक्टर के लेवल पे हो, जनता के लेवल पर हो, इंटरनल एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटी के लेवल पर हो, गवर्नमेंट लेवल पर हो, पुलिस प्रशासन के लेवल पर हो, आपके हिसाब से क्या लगता है आपको? सर मैं तो यही सोचती हूँ कि जब ऐसा कोई केस वगैरह आए कि नहीं ऐसा ऐसा होने वाला, तो उस टाइम पहले ही पेशेंट के जो अटेंडेंट उनको बता देना चाहिए पूरी बातें कि देखिए ऐसा-ऐसा है, ऐसा-वैसा हो सकता है। उनके साथ पहले ही डिस्कस वगैरह सब कुछ कर लेना चाहिए कि बाद में अगर कुछ हो जाए तो वो ऐसा बोल ना पाए। और गवर्नमेंट की ओर से भी ऐसा होना चाहिए कि जो सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह होते हैं, जैसे हमारे भी कॉलेज में बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, तो ये सब होने ही चाहिए हर मेडिकल कॉलेज में, हर मेडिकल में, हॉस्पिटल में ये सब होने चाहिए, क्योंकि कब कौन वायलेंट होके ऐसे वो कर देगा पता नहीं चलेगा, डॉक्टर्स को ही हानि पहुँचता है। तो पहले तो उसके घर वालों को पूरा बात समझाया जाए कि देखिए, और जब वो कंसर्न एक होता है ना सर, हमारा पहले कंसर्न लेना सिखाते हैं। हमारे फर्स्ट ईयर से हमें यही चीज़ सिखाया है कि पहले पेशेंट से कंसर्न लो। तो जब ऐसा कुछ आए तो भाई पहले पेशेंट अगर ना ले पाए तो उसके घर वाले से पहले कंसर्न ले ले कि ऐसा होने वाला है, आप लोग जब बोलेंगे तभी हम कुछ करेंगे।
तो जब पूरा कंसर्न वगैरह दे दे वो लोग, उनके घर के लोग, फिर ही डॉक्टर्स को अपना वो शुरू करना चाहिए, इलाज जो है वो शुरू करना चाहिए। और ये सिक्योरिटी गार्ड वगैरह होने चाहिए। अगर कुछ ऐसा केस आ गया कि नहीं, इसे पुलिस केस का मतलब पुलिस को बताना चाहिए, तो उस टाइम डॉक्टर्स को पुलिस को भी इन्फॉर्म कर देना चाहिए। आप क्या चाहते हैं कि आपके मरीज या आपके साथी डॉक्टर आपको किस तरह याद रखे? मैं सबको यही बोलती हूँ कि मैंने कभी झूठ नहीं बोला, झूठ नहीं बोला, तो मैं चाहती हूँ वे सब चीज़ें मेरा याद रखें। मैंने यहाँ पे जितने मतलब मेरे जो फ्रेंड्स हैं, जिनके साथ मैं बहुत अच्छे से मतलब सर आज तक मैं किसी के साथ बुरे बर्ताव से कुछ नहीं बोली हूँ, तो मैं नहीं चाहती कि मेरे साथ भी कोई ऐसा बुरा बर्ताव करे। सबको मतलब मैंने पहले भी आपको बताया कि मैं बहुत जल्दी लोगों को दोस्त बना लेती हूँ ऐसे। तो मैं चाहती हूँ कि अगर मतलब कहीं भी हम लोग रहें, वो लोग मेरा अच्छा ही कोई चीज़ में जिसके साथ जो की हूँ, वो सब वो याद रखें। कोई बुरा चीज़ में लेके याद ना रखें। तो जैसा मैंने पूछा था आपसे कि क्या आपने वो ऑपरेशन एमबीबीएस वेब सीरीज देखी है? जैसा उसमें होता है कि एक विद्यार्थी अपना एमबीबीएस करने जाती है और वहाँ उसके कई सारे दोस्त बनते हैं। तो आपके भी यहाँ कुछ दोस्त बने हैं? और अगर है तो उनसे आप भविष्य में कैसे संलग्न रहना चाहें? सर दोस्त तो यहाँ पे बने हैं, मतलब बहुत बहुत दोस्त है मेरे। कुछ है, एक ही दोस्त, एक तो मेरी रूममेट है जिसके साथ मेरा बहुत अच्छा फ्रेंडशिप है, शायद उसके साथ मतलब ऐसा तो सोच के रखे हो कि कभी टूटे ना। और बाकी सब भी है मेरे अच्छे दोस्त है कि कभी किसी का कुछ भी होता है तो मैं सबका ही जाके मतलब ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि मैंने किसी का हेल्प नहीं किया हो, सबका हेल्प किया है मैंने जाके। तो मेरा यही मतलब इच्छा रखती हूँ कि मैं जब कहीं भी अगर हम लोग चले जाए 10 साल बाद भी हम कहीं भी रहें, तो अगर एक फोन किया तो उसको वो जैसे मेरा फोन उठा ले, अगर उसने मुझे फोन किया तो मैं उसका फोन उठा लूँ, मतलब मैं सबके साथ कांटेक्ट में रहना चाहती हूँ। तो हमने तो अभी तो यही सोच के रखा है कि हम कहीं भी जाएंगे हम कांटेक्ट में ही रहेंगे, कभी किसी को भूलेंगे नहीं। अब तो वो आगे चल के देखा जाएगा, पता नहीं क्या होगा, क्योंकि आप तो मतलब मैं तो ऐसा सोचती हूँ सर, लेकिन फिर बाद में ऐसा होता नहीं है। मैंने देखा है, मेरे साथ हुआ तो नहीं है, क्योंकि मैं 10 में जिसके साथ थी वो तो उसके साथ तो अभी कांटेक्ट में ही नहीं हूँ। हाँ 11 12 में जिसके साथ थी उन लोग के साथ तो कांटेक्ट है। तो मैं आशा करती हूँ कि इन लोग के साथ रहे। जैसा उस डॉक्टर जी मूवी में दिखाया गया है कि एक पुरुष गायनेकोलॉजी जैसा विषय नहीं ले सकता, या एक महिला के लिए अगर वो सर्जरी लेती है या ऑर्थो जैसा विषय लेती है कि तो उसका जो भविष्य होगा वो अंधकार में होगा। वो अपना उस विषय में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगी। तो इस बारे में आपकी क्या राय है? तो मुझे नहीं लगता कि अगर कोई मेल है मतलब जो पुरुष है वो अगर गायनिकोलॉजी लेते हैं तो कोई मतलब ऐसा में आने वाला है कि मैं तो ये मतलब हाँ कुछ पेशेंट होता है जो बहुत ज्यादा वायलेंट हो जाते हैं कि नहीं आप हम तो मैं फीमेल गायनिकोलॉजिस्ट को ही दिखाएंगे ऐसा। लेकिन मैं जहाँ तक देख रही हूँ अभी बहुत ज्यादा डेवलप कर रहा है चीजें, इससे मेरी मेरे खुद घरों के लोगों ने मतलब जो मेल गायनिकोलॉजी है उनको ही दिखाया है। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए, और जो पेशेंट है उनको भी समझना चाहिए कि आप एक डॉक्टर के पास जा रहे हैं। डॉक्टर वो कुछ ना कुछ करके वो डिग्री लेके वो बहुत पढ़ाई करके ही वहाँ पे बैठे हैं, तो डॉक्टर के सामने तो ये नहीं करना चाहिए कि मेल हो फीमेल हो। ये जो मेरे को मतलब, और रही बात हर जो कुछ भी एग्जामिनेशन होता है कुछ भी तो हम अगर फीमेल रहे तो फीमेल अटेंडेंट एक तो रहता ही है हमारे साथ। अगर कोई मेल डॉक्टर है तो और फीमेल पेशेंट आई है तो एक फीमेल अटेंडेंट रहता है उसके साथ। तो इस चीज में तो कोई अनकंफर्टेबल होने का बात नहीं है। हाँ कुछ लोग हो जाते हैं। और जो लड़कियां है वो मतलब जो फीमेल है, वो जो जैसे आपने बोला ऑर्थो डिपार्टमेंट में ये सब सर्जरी वगैरह में, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अगर आपका स्किल है, सर सबसे ज्यादा मेन तो ये करता है कि आपका नॉलेज कितना है, आपका स्किल कितना है। सर्जरी में क्या चाहिए, स्किल ही चाहिए कि आप कितने स्किल से सर्जरी कर सकते हो, कितने फाइन सर्जरी कर सकते हैं। अगर वो आपके पास है तो ऑब्वियसली अगर आप करेंगे तो क्यों नहीं सक्सेस मिलेगा, सक्सेस तो मिलेगा ही। ऑर्थो डिपार्टमेंट अगर आपको सारा बहुत अच्छे से नॉलेज है उस बारे में तो वो मिलेगा ही। तो वही नॉलेज होना चाहिए, स्किल होना चाहिए, तो फ्यूचर तो मुझे नहीं दिखता कि अंधेरे में है, वो तो सक्सेसफुल हो ही जाएंगे। भविष्य में चिकित्सा में टेक्नोलॉजी और इंसानियत या फिर कहे मानवीय संवेदना के बीच में आप कैसे संतुलन को बना देखते हैं? सर इतना तो अभी आपने जैसे देखा होगा कि अभी बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस हो गया है। ऐसा कहा जाता है कि अब ऑपरेशन भी एआई की मदद से होगा, रोबोटिक ऑपरेशन होगा, ये सब इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी सब निकल गया है। लेकिन सर एक रोबोट अगर किसी एक पेशेंट को चोट पहुंच रहा है तो वो एक रोबोट कभी समझ में नहीं पाएगा कि उस पेशेंट को चोट लग रहा है। उस पेशेंट के लिए जो इमोशन चीजें है तो वो इंसान में ही है। जितना भी एआई हम लोग बना ले, जितना भी रोबोटिक बना ले सारी चीजें, लेकिन उनके अंदर कभी वो इमोशन चीजें नहीं आ पाएगा। तो मुझे मतलब मैं नहीं चाहती कि ये सर्जरी वगैरह जो चीजें हैं ये रोबोटिक्स हो।
ठीक है, अभी कुछ-कुछ चीज़ें तो जैसे जैसे पहले तो ये पिन होल जो की होल ऑपरेशन वगैरह होता था, पहले तो ये सब नहीं था। अभी तो नया लेकिन देखिए उसको चलाने वाला भी एक इंसान ही है। भले ही वो मशीन के द्वारा होता है, लेकिन उसको चलाने वाला भी एक डॉक्टर ही है। तो जो है ठीक है, टेक्नोलॉजी तो रहना चाहिए, लेकिन उसको चलाने वाला एक इंसान ही रहना चाहिए ताकि वो सही से कर पाए। पूरा टेक्नोलॉजी में, पूरा एआई में कभी भरोसा करके इस चिकित्सा को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वो किसी इंसान के जान के साथ, किसी इंसान के ज़िंदगी के साथ का बात है। और कभी एआई, कभी कोई भी रोबोट ये सब वो समझ नहीं पाएगा। उसके अंदर तो वो थिंकिंग या इमोशन तो है ही नहीं। तो ठीक है, उस चीज़ में बैलेंस रखना चाहिए कि टेक्नोलॉजी है, ह्यूमैनिटी है तो ही है। अगर एक टेक्नोलॉजी कुछ भी चीज़ है, कोई भी मशीन है, तो उसको चलाने वाला भी एक इंसान ही होना चाहिए, क्योंकि वो उसको पता है कि कहाँ कैसे चलाना चाहिए उस चीज़ को। तो हर चीज़ में एक बैलेंस होना चाहिए। आज के समय की कौन सी मेडिकल एथिक्स है जिसमें दिक्कतें या मुद्दे हैं जो आपको सबसे ज्यादा पर मजबूर कर देते हैं? सर मैंने देखा है कि मतलब कुछ डॉक्टर्स जो हैं, वो जब सक्सेस पा जाते हैं अपने लाइफ में और जब प्राइवेट प्रैक्टिस वगैरह करते हैं, तो मैंने देखी कि जो एथिक्स हम लोग को अभी सिखाया जाता है, जैसे हमारे क्लासेस में, हम लोग के कॉलेज में हमारे प्रोफेसर सभी भी हमें ये सिखाते हैं कि जितना भी अगर तुम अगर वो तुम्हारे लिए तुम्हारा 100th पेशेंट है, लेकिन इतना सोचो कि तुम उसके लिए फर्स्ट डॉक्टर हो। तो कभी अपना फ्रस्ट्रेशन जो है वो पेशेंट के ऊपर नहीं निकालना है, कि भले ही तुम्हारे लिए 10वां पेशेंट आ सकता है, 9वां पेशेंट आ सकता है, लेकिन तुम तो उसके लिए फर्स्ट डॉक्टर हो। तो कभी जो होते हैं, मतलब कुछ डॉक्टर्स होते हैं चिड़चिड़ापन में, वो मतलब पेशेंट के ऊपर कभी भड़क जाएंगे, तो वो सब नहीं होना चाहिए। फिर जैसे पेशेंट को, मतलब कुछ मैंने कहा था सर पहले भी कि कुछ लोग बिजनेस जैसे स्टार्ट कर देते कि हमारे पास ये दवाई है तो यही दवाई लेके जाइए, ऐसा ही, और वो जितना दाम है वैसा करके। तो मेरा मतलब वही करिए जो उस पेशेंट के हक में सही हो, जैसे उस पेशेंट का मतलब उस सही चीजें से हो जाए। आप क्या चाहते हैं कि चिकित्सा के क्षेत्र में आपके बाद लोग आपको किस रूप में याद रखें, या आप इस चिकित्सा क्षेत्र को विरासत के रूप में क्या देना चाहेंगे? सर मैं तो यही चाहती हूँ कि जब मैं ना रहूँ, मतलब जब कहीं जैसे भी मुझे लोग याद करें, मैं यही चाहती हूँ कि सब लोग यही याद करें कि उस लड़की ने, अगर वो बनी है, वो डॉक्टर बन के आई थी, तो उसने हमारा कितना मदद किया है। कितन मतलब मेरे अच्छे कामों से ही मुझे याद किया जाए। मैं ऐसा कोई गलत काम और अनएथिकल चीज़ें कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहती हूँ कि लोग मुझे गालियों के साथ या मतलब वो एक घृणा विभाव के साथ मुझे याद करें। मैं ये चाहती हूँ कि सब लोग यही सोचे कि उस लड़की ने कितना मदद किया है, कितनी अच्छी थी, कभी अपने एथिक्स को, कभी अपने क्या कहते हैं, संस्कारों को नहीं छोड़ा उसने। तो वही चीज़ रहनी चाहिए। और अब आखिर में मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप उन नए छात्रों को क्या संदेश देना चाहेंगे जिन्होंने आज ये सफर शुरू किया है, वही सफर जो आपने किसी दिन किसी वक्त शुरू किया था? यही कहूँगी कि बहुत बड़ा ज़िंदगी है, बहुत बड़ा स्टोरी है, बहुत बड़ा पाथ है। उसमें चलने के लिए एक ही माइंडसेट होना चाहिए कि नहीं, मुझे वो करना है। बहुत सारे प्रॉब्लम, बहुत सारी चीज़ें आएँगी, फेसेस करना पड़ेगा। पीछे से लोग कभी ना सर, वो पुश करने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं, लेकिन पुल करने वाले लोग बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं इस दुनिया में। अगर आप कुछ अच्छा करेंगे वो लोगों को नहीं दिखेगा, लेकिन एक गलती, बस एक गलती रहेगा तो पूरे लोग देखेंगे वो चीज़ और फिर आपको नीचे गिराने की कोशिश में रहेंगे। तो इंसान को पहचानो कि कौन इंसान आपके लिए सही है, कौन इंसान मतलब गलत है, और पेरेंट्स के अलावा मुझे तो नहीं लगता कि कोई आपका अच्छा चाहता है। तो जो पेरेंट्स बोलते हैं उनका बात सुनिए, उसके बाद अपना जो एक एम बनाइए ज़िंदगी का, नहीं मेरा ये एम होना चाहिए। पैसे के पीछे ना भागे, इंसानियत के पीछे भागे, मैं यही बोलूँगी। अगर इंसानियत करेंगे तो पैसा ऐसे ही आ जाएगा, क्योंकि भगवान उस टाइम देखते हैं कि नहीं ये बच्चा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। पहले तो ऐसा होता है कि जो लोग गलत करते हैं, पैसा मिलता है, बहुत देते हैं भगवान, लेकिन लास्ट में जब वो गिराते हैं तो वो बहुत खराब जगह में गिराते हैं। तो यही बात है कि पैसे के पीछे ना भागे, अपनी इंसानियत के पीछे भागे, जो आपका काम है वो करें। काम करेंगे तो फल तो ऐसे ही मिलेगा। जैसे कृष्णा ने भी बोला था कि काम करो, फल की चिंता मत करो। तो मेरा तो वही बात है कि काम करते जाइए, फल तो अपने आप मिल जाएगा, वो तो भगवान ऐसे ही दे देंगे। आपने बहुत अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया है, और उम्मीद करता हूँ कि आपकी नसीहत हर वो एक शख्स उन पर अमल करना चाहेगा जिन्हें आपके जैसा एक सफल इंसान बना।
तो उम्मीद करते हैं कि आपकी ज़िंदगी आगे सफलता पूर्वक रहे और आप अपनी उच्चतम सफलता करें। और इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद।